मार्शल ने क्या कहा? जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि जो हाई लेवल लेखपाल पटवार वगैरह में तो नहीं, जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे मान लीजिए लोअर पीसीएस का हो गया, चकबंदी अधिकारी का हो गया, इन सब में तो ये स्टेटमेंट जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है? आगे यदि हम बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर कैसा था? जनतंत्रात्मक था। सॉरी, ये जॉन मार्शल ने नहीं कहा है, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। स्टुअर्ट पिगट मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। थोड़ा सा ध्यान भटका, जो जॉन मार्शल का स्टेटमेंट था वो हमने ना कह करके स्टुअर्ट पिगट का स्टेटमेंट कह दिया। मैं वापस जॉन मार्शल का स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है, हम लोग जब जलाशय के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पर स्टेटमेंट किसका था? जॉन मार्शल का, कि जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का क्या कहा? आश्चर्यजनक निर्माण कहा। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसी विशाल साम्राज्य की क्या कही है? दो जुड़वा राजधानियां कही हैं। इसके बाद अगली यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर कैसा था? जनतंत्रात्मक था। ठीक है, मतलब यहाँ पर जनता का शासन होता था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। आगे हम बात करते हैं। अब हम अन्य अवशेष की बात करते हैं। अन्य अवशेष की बात करते हैं कि यहां से और क्या क्या मिले। ठीक है, तो यहां से मिला है मंगोलियन पुजारी का सिर, मंगोलियन पुजारी का सिर। दूसरा यहां से मिला है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। पहला क्या मिला? मंगोलियन पुजारी का सिर। दूसरा क्या मिला? यहां से कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तीसरा मिला
मनका बनाने का कारखाना, चौथा क्या मिला? बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्र। क्या मिला है? बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्र। पांचवा यहां से मिला है मोहनजोदड़ो से प्रसाधन मंजूषा। ठीक है, इतनी सारी चीजें यहां से मिली हुई हैं। अब एक मैं पॉइंट देकर लिख रहा हूं। एक इतिहासकार है KUR कैनेडियन, KUR कैनेडियन, KUR कैनेडियन को मोहनजोदड़ो से प्राप्त शवों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। मलेरिया के साक्ष्य मिले। ठीक है, जो KUR कैनेडियन थे उनको मोहनजोदड़ो से जो शव मिले हैं वहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? मलेरिया के। और इस प्रकार से KUR कैनेडियन के अनुसार जो मोहनजोदड़ो का पतन था वो किसके कारण हुआ था? एक महामारी के कारण हुआ था। ऐसा किसका कथन था? KUR कैनेडियन का। जब आप सिनेमा बनी है ना मोहनजोदड़ो, उसको देखेंगे तो उसमें भी एक तो उसका पतन दिखाया गया मोहनजोदड़ो का किसके कारण? सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण, क्योंकि मोहनजोदड़ो किसके किनारे स्थित था? सिंधु नदी, और सिंधु नदी का दायां तट था। ठीक है, तो सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण। और दूसरा वहां पर जो दिखाया गया है वो महामारी के कारण दिखाया गया। तो ये KUR कैनेडियन का कॉन्सेप्ट था कि जो मोहनजोदड़ो का पतन था वो किसके कारण हुआ था? महामारी के कारण हुआ था। और महामारी में कौन सी? मलेरिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो हम लोगों ने अब तक 2 सिंधु स्थलों के बारे में डिटेल से पढ़ा है। हड़प्पा हो गया हमारा, हमने एक एक उसकी बाकायदा क्या क्या मिला वहां से, कैसी उसकी स्थिति थी, चित्र बना करके देखा। दूसरा हमने मोहनजोदड़ो पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं चनहूदड़ो की। किसकी? चनहूदड़ो। इसको याद कैसे रखना है? तो चनहूदड़ो में आपको रखना है कि चहकते थे। क्या करते थे? चहकते थे ना। कब? जब हमें नैनीहाल जाना होता था। कहां जाना होता था? नैनीहाल जाना होता था। तो हम लोग बचपन में बड़ा चहक जाते थे, अरे आज हमें नैनीहाल जाना है। तो इसकी खोज 1931 ईस्वी में किसने की? नैनीहाल से याद रखना है, नानी। क्या? नानी गोपाल मजूमदार। चहकते थे कहां जाने के लिए? नानी के यहां जाने के लिए। तो चहकते चनहूदड़ो खोज किसने की? नानी गोपाल मजूमदार ने। अच्छा, हम तो नानी के यहां जा रहे थे, लेकिन माता जी कहां जा रही थी? मैके। माता जी कहां जा रही थी? अपने मैके। तो उत्खनन 1935 ईस्वी में किसने किया था? हमने क्या कहा? मैके जा रही थी माता जी। अर्नेस्ट मैके
किया अर्नेस्ट मैकिन। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो जो चनहूदड़ो था ना, वो एक औद्योगिक नगर था। कैसा नगर था? औद्योगिक नगर था। अब औद्योगिक नगर होगा तो यहां से ज्यादातर कारखानों के साक्ष्य मिलेंगे, तो मिले भी हैं। ठीक है, पहला क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना। दूसरा मिला है लिपस्टिक। लिपस्टिक के साक्ष्य। लिपस्टिक के साक्ष्य। तीसरा मिला है पीतल की इक्का गाड़ी। पीतल की इक्का गाड़ी। चौथा मिला है कुत्ते व बिल्ली। कुत्ते व बिल्ली के पंजे के निशान। कुत्ते व बिल्ली के पंजे के निशान मिले यहां से। ठीक है, अब मैं एक स्टार मार्किंग करके लिख रहा हूं। चनहूदड़ो दुर्गीकृत नहीं था। दुर्गीकृत नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको लिख दे रहा हूं, बल्कि ये क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संपूर्ण सिंधु सभ्यता के जो स्थल थे वो दुर्गीकृत थे, लेकिन चनहूदड़ो में किसी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा सिंधु सभ्यता का नगर दुर्गीकृत नहीं था, तो आप क्या कहेंगे? चनहूदड़ो। लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बोर्ड से हट जाता हूं। ठीक है, हो गया। पांचवा जो साक्ष्य यहां से मिला है वो झूकर झांगर संस्कृति। झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, इसका मतलब है ये बिल्कुल नहीं है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनकी भी जरूरत है, इनको भी पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर ये पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झूकर झांगर संस्कृति ये क्या होती है? जहां पर नगरीय सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता, जब दोनों सभ्यताएं एक साथ बसी होती हैं, तो ऐसी सभ्यता को हम क्या कहते हैं? झूकर झांगर सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो चनहूदड़ो हमारा कंप्लीट हुआ। हमने हड़प्पा कंप्लीट किया, हमने मोहनजोदड़ो कंप्लीट किया, हमने चनहूदड़ो कंप्लीट किया। अब हम अगली टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? लोथल की। लोथल की यदि हम बात करेंगे तो थल में क्या याद रखना है? स्थल। थल में क्या याद रखेंगे आप? थल से क्या याद रखेंगे? स्थल। ठीक है, तो स्थल में क्या होते हैं? रंग बिरंगे फूल होते हैं, कई रंग दिखते हैं। समुद्र का रंग तो एक ही है, नीला नीला, नहीं? लेकिन स्थल में क्या है? कई रंग है, रंग बिरंगे फूल हैं। तो खोज में आप क्या लिखेंगे? खोज किसने की? रंग से याद रखना, रंगनाथ राव। खोज किसने की? रंगनाथ राव ने। ठीक है, नदी कौन सी है? नदी तो भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा नदी। ठीक है, स्थल कौन सा है? स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो स्थान कौन सा मिला हमें? गुजरात। ठीक है,
अब यदि हम बात करें कि साक्ष्य क्या क्या मिले यहां से, साक्ष्य या अवशेष, तो हमें यहां से पहला साक्ष्य मिला है। पहला साक्ष्य चावल के साक्ष्य क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य, ठीक है। दूसरा क्या मिला है, बाजरे का साक्ष्य। प्रश्न याद रखिएगा, हमने जब हड़प्पा आपको बताया तब हमने आपको क्या बताया कि गेहूं और जौ का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला, हड़प्पा से, लेकिन चावल का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, लोथल से। बाजरे का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, लोथल से, ठीक है। और वही प्रश्न आ जाएगा, अभी हम बनावली पढ़ेंगे, प्रश्न आ जाएगा कि जौ की उत्तम किस्म के साक्ष्य कहां से मिले, तो हम कहेंगे बनावली से। तीसरी हम जब बात करते हैं, भाई जब बाजरा मिल गया तो बाजरे को तो डायरेक्ट खाएंगे नहीं ना, आटा बनाना पड़ेगा, उसको पीसना पड़ेगा। तो पीसने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, चक्की का, अर्थात ये भी चक्की का इस्तेमाल करते थे। तो चक्की के दो पार्ट कहां से मिले हैं, लोथल से। चौथी यदि हम बात करें, चौथा पॉइंट बात करें क्या मिला है यहां से, तो भाई चावल भी मिला, बाजरा भी मिला, तो हम इसको क्या करेंगे, तौलेंगे, वजन करेंगे, ठीक है। तो बाट माप पैमाने का साक्ष्य कहां से मिला है, लोथल से। बाट माप पैमाने का साक्ष्य कहां से मिला हमें, लोथल से, ठीक है। अगला यदि हम बात करें तो यहां से युगल समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब होता है जोड़े जोड़े में कब्र, 3 जोड़ी कब्रों के साक्ष्य यहां से मिले हैं, ठीक है। अगला यदि हम बात करें तो पंचतंत्र की कहानियों के साक्ष्य, कहानियों के साक्ष्य कहां से मिले हमें, लोथल से। ये पंचतंत्र की कहानियां क्या है, बचपन में हम लोग पढ़ते रहे होंगे कि कौवा और लोमड़ी की वो जो कहानी है ना, कौवा ऊपर बैठा है अपने मुंह में रोटी दबाए हुए, लोमड़ी नीचे है, उसके दिमाग में सोचता है रोटी कैसे पाए, तो कौवा की क्या करती है, बढ़ाई करती है और कौवे के मुंह से रोटी गिर जाती है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये पंचतंत्र की कहानियां हैं, ठीक है, जिसको लिखा है किसने, विष्णुदत्त शर्मा ने आधुनिक में। उन कहानियों के साक्ष्य भी वहां पर मिले हुए हैं, ठीक है। अगला यदि हम बात करें तो हवन कुंड के साक्ष्य, हवन कुंड के साक्ष्य कहां से मिले, लोथल से मिले, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, थैंक यू। अगला जो मिला है हमें 8वां, वो बंदरगाह के साक्ष्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बंदरगाह के साक्ष्य मैं लिख दे रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से किस एक स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले, यहां से गोदीवाड़ा मिला है। और ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ क्या करते थे, बंदरगाह व्यापार करते थे, ठीक है। और जो समुद्र की देवी थी उनका नाम सुरकोतदी माता मिलता है, क्या मिलता है, सुरकोतदी माता मिलता है, ठीक है। अब हमने पीछे बात की है कि जो संपूर्ण सिंधु सभ्यता थी उसके दरवाजे गलियों में खुलते थे, किधर खुलते थे, गलियों में। लेकिन लोथल एक मात्र ऐसा नगर था जिसके दरवाजे किधर की ओर खुलते थे, मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काली बंगा, काली बंगा,
जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। कहानी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। खोज 1953 ईस्वी में किसने की? अमला नंद घोष ने, ठीक है। अब इस कहानी को समझते हैं। बस दो ही शब्द आपको याद रखने हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। और खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की, ठीक है। तो जो ये अमलानंद घोष जो भैया थे, ठीक है, वो बड़े जब खुश हुए ना, तो खुश हुए तो हनुमान गढ़, राजस्थान पुष्कर मेला लगता है ना, राजस्थान पुष्कर मेला में गए, ठीक है। और मेले में जाकर के उन्होंने क्या किया कि बीबी के लिए काली चूड़ियां ली। क्या किया उन्होंने? मेला घूम रहे थे, मेला घूमने के बाद उन्होंने बीबी के लिए सोचा कुछ ले लेते हैं, तो उन्होंने क्या उठा ली? काली चूड़ियां उठा ली, ठीक है। नदी, काली चूड़ियां उठाई, वहां ध्यान दीजिएगा, घग्घर नदी। इसी नदी को ना पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हाकरा नदी। हाकरा नदी, इसी नदी को प्राचीन सरस्वती के नाम से जाना जाता है। इसी घग्घर नदी को क्या कहा जाता है? प्राचीन सरस्वती भी कहा जाता है। ऐसा आप लिख लीजिए, प्राचीन सरस्वती। तो भैया जी ने अपनी बीवी के लिए क्या ली? काली चूड़ियां ले ली। अब जब वो काली चूड़ियां लेकर आए, बीवी को जैसे ही दिया, बीवी गुस्से से क्या हो गई? लाल हो गई। भाई चूड़ी लेना है तो लाल चूड़ी लो ना, हरी चूड़ियां लो, बीवियों को पसंद होती है। भैया क्या उठा लाए? काली चूड़ियां। तो बीवी गुस्से से क्या हुई? लाल हो गई। तो उत्खनन किसने किया? बीबी लाल ने, ठीक है। अब जब बीबी गुस्से से लाल हुई तो आगे की कहानियां हम साक्ष्य में लेंगे। हम सिर्फ कहानियां समझते जाएंगे और सारे साक्ष्य हमारे क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। जब बीबी गुस्से से लाल हुई तो भैया से उनको मनाने की कोशिश करने लगे। तो जब भैया से उनको मनाने की कोशिश करने लगे तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या करें कि बीबी मान जाए ना। तो उन्होंने कहा कि तो पहला ये जो अमलानंद भैया थे, इन्होंने क्या किया? खेत की जुताई शुरू की। लोग बैल से जुताई करते हैं, ये ऊंट से जुताई शुरू की है। किससे जुताई शुरू की है? ऊंट से। तो पहला तो साक्ष्य मिला जूते हुए खेत के साक्ष्य। खेत की जुताई किसके साथ कर रहे थे? लोग बैल से करते हैं, ये ऊंट के साथ कर रहे थे, ऊंट के साक्ष्य। अब जो इनकी बीवी थी, ये और गुस्सा हो गई कि लोग खेत की जुताई बैल के साथ करते हैं, तुम ऊंट के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो आगे क्या हुआ इसको हम समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अगला हम देखें कि तीसरा इन्होंने क्या पाया? बीबी खुश होने के बजाय क्या हो गई? और गुस्सा, आग बबूला जिसको कहेंगे ना। बीबी और गुस्सा हो गई और ये खुश करने के लिए और कोशिश करने लगे। तो उन्होंने कहा कि लोग एक फसल उगाते हैं, हम क्या करेंगे? 2 फसलें उगाएंगे। तो 2 फसलों के साक्ष्य, 2 फसल एक साथ उगाने के साक्ष्य।
अब लो, सोचा कि एक फसल के साथ साथ दो फसल उगाएंगे तो बीबी खुश होगी कि हाँ पति कुछ अच्छा कर रहा है। बीबी और गुस्सा होगी। क्यों गुस्सा हो गई? उसने कहा कि यहाँ एक फसल को पानी मिल ही नहीं रही है और तुम दो दो फसल एक साथ उगा रहे हो। राजस्थान में पानी की वैसे भी किल्लत है नहीं। भैया सोचे अच्छा पानी की समस्या है, तो प्रत्येक तीसरे घर के सामने भैया ने क्या किया? कुआं खुदवा दिया। कुएं के साथ और मुस्कुराते हुए गए, बोले देखो दो फसल हमने लगाई ना, तुमने कहा पानी की समस्या है, हमने पानी की समस्या भी खत्म कर दी। क्या किया हमने? हर तीसरे घर के सामने कुआं खुदवा दिया, जहां से चाहो पानी निकाल लो। बीबी और गुस्सा हो गई, बोली कुएं से पानी तो निकालोगे, ये खेत में जाएगा कैसे? बीच में तो सब रेत है। बोला बात सही है। बीबी छोड़ नहीं रही है। भैया हर कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए, बीबी को खुश किया जाए ना। कहा अच्छा कोई बात नहीं, हमें पानी खेत तक पहुंचाना है, तो लकड़ी की नालियां बनवाई। लकड़ी की नालियों के साथ लकड़ी की नालियों बनवा दी। बीबी और गुस्सा, बोला ये सब करने में जो हमने इतने दिन से पैसा वगैरह थोड़ा बहुत संजो कर रखा था, वो तुमने सारा खर्चा कर दिया ना। और बीबी ने आप देखा ना, तो बगल में ईंट पड़ी थी और सर पे दे मारा। भैया का सर फट गया। जब सर फटा, खून निकलने लगा, तो बीबी का गुस्सा थोड़ा सा क्या हुआ, शांत हुआ। वो दौड़ते दौड़ते उसको उठा करके कहाँ लेके गई? डॉक्टर के पास। खोपड़ी का उसके इलाज कराया, तो खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साथ, ध्यान से समझिएगा, कहानियों को लिंक करते जाइएगा। अब खोपड़ी फट गई, डॉक्टर के पास गए, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा हुई, डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, डॉक्टर बाहर निकला और बोला आई एम सॉरी, अर्थात अमलानंद भैया को हम बचा नहीं सके। तो बीबी गुस्से में थी, कहा कुछ छोड़े तो हो नहीं, 1 रुपया है नहीं कि हम तुम्हारा क्या करें, अंतिम संस्कार करें। तो जिस खेत में ये जुताई कर रहे थे, उसी खेत में उनको उठा करके ले जाकर क्या कर देती है? फेंक देती है। अर्थात लाश को खुले में छोड़ा। ठीक है, जब लाश को खुले में छोड़ा तो इसको हम क्या कहेंगे? आंशिक समाधान। यह प्रश्न बनता है, आंशिक समाधान के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहां से प्राप्त होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? कालीगंगा से। ठीक है, लाश को खुले में छोड़ा, तो जब खुले में छोड़ेंगे भाई तो क्या करेगा? जानवर खा जाएंगे, जानवर खाए। ठीक है, अब जो भाभी सी थी वो आकर के बाकायदा घर में बैठी हुई थी, और घर में बैठे बैठे वो क्या कर रही थी? थोड़ा सा पश्चाताप कर ही रही थी। तब तक जो भैया जी थे ना, वो झूले पे ऐसे बैठ करके चर्र चर्र की आवाज झूले से आ रही थी। नहीं, भाभी देखी डर गई, बोली ये मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा, कहीं ये खेत से उठकर तो नहीं आ गया। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बची हुई जानवरों ने खाया, हड्डियां बची थी, उन बची हुई हड्डियों को, अस्थियों को क्या किया, उन्होंने दफना दिया। अस्थियों को दफनाया, और इसी को क्या कहा जाता है? पूर्ण समाधान। पूर्ण
समाधान। ठीक है, तो पुण्य समाधान के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। हालांकि ये तो पूरी सिंधु सभ्यता में मिलते थे पुण्य समाधान, ठीक है, लेकिन आंशिक समाधान कालीबंगा से मिला है। अगला यदि हम बात करें तो अब जब यहां पूर्ण समाधान हो गया तो अब भाभी जी सोची कि कुछ आराम मिला, उनसे छुटकारा मिला ना। कितना गुस्सा है भाभी एक छोटी सी बात को लेकर के। सिर्फ क्या, भैया ने उनके लिए काली चूड़ियां लाई थी। अब रात में जैसे ही भाभी जी सोती हैं, सामने भैया जी खड़े हैं ना। ये सोचती हैं कि दफनाने के बाद भी ये पीछा नहीं छोड़ रहे, तो सुबह होने का इंतजार करती है, किसी तरह डरते हुए रात बिताती हैं। सुबह होती है, पहले ही काम गड्ढा खोद करके वापस लाती हैं और अस्थियों को क्या करती हैं, जला देती हैं। अस्थियों को जलाया, जिसे क्या कहा जाता है, हमारे यहां भी ये चीजें होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दाह संस्कार। तो तीन प्रकार के समाधान, तीन प्रकार के समाधान कौन कौन से? आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और दाह संस्कार। तीनों के एक साथ प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सब अस्थियों को जला दिया अर्थात दाह संस्कार कर दिया, तो अब तो भैया जी कुछ नहीं कर सकते, राख बन गए। लेकिन भैया से भी बदला लेने की ठाने हुए हैं ना, कि एक छोटी सी गलती के लिए इसने मुझे क्या कर दिया, जान से मार दिया। तो उन्होंने क्या किया, राख के रूप में आत्मा उठी और पूरी धरती को क्या किया, उन्होंने कपा दिया। धरती का हिलना या कांप जाना क्या कहलाता है? भूकंप। इस आत्मा ने क्या किया, भैया की आत्मा ने पूरी धरती को कपा दिया, अर्थात भूकंप के साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। धरती कांप गई। जब धरती कांपी ना, तो जो भैया जी ने मकान बनवा रखे थे, उस पर ना, उन जो मकान में ईंटें लगे थे, उन पर अपना और भाभी जी का, मतलब अपनी पत्नी का क्या किया था, उन्होंने चित्र बनवा रखा था। तो जब भूकंप आया, मकान ढहना शुरू हुआ, तब जाकर के वो जो चित्र थे सामने ईंटों में से बिखर करके सामने आने लगे। अर्थात ईंटों पर क्या थी, नक्काशियां बनी हुई थी, डिजाइनदार ईंटें, अर्थात अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंट के साक्ष्य। अब जब उन्होंने अपनी और भैया की फोटो एक साथ देखा, तो फूट फूट करके रोना शुरू कर दी भाभी जी ना। अब उनको प्रायश्चित हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, लेकिन अब पश्चाताप होने से अमलानंद भैया वापस तो नहीं आएंगे, और इस तरीके से आपका कालीबंगा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हो गया।